का दिन तो बहुत अच्छा रहा ऐसा लगता है ना। लोग खुश तो दिखते हैं। तो एक मैं समरी 3-4 मिनट में करूंगा, उसके बाद यदि कुछ प्रश्न उसमें से आएंगे तो उसको लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वास्तव में क्या है, ये बहुत बड़ा एक चीज है पढ़ने के लिए, ज्यादा समय लगता है और हमारी बहुत सारी मान्यताएं परंपरा से बिल्कुल उल्टा है। जैसे मैंने परमाणु के बारे में बोला, सारे परमाणु अंश एक जैसे हैं, ये अभी तक कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे या और आगे कोई मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वो सारी चीजें इस बेस पे है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उस आधार पे सारा बना हुआ है। यहां पर उससे बिल्कुल उल्टा ही, एनर्जी व्यापक वस्तु को बोल रहे हैं, अभी तक कहीं नहीं है। तो एक दिन में तो सारी चीजें जुड़ेंगी नहीं, पहले आपके कंसिडरेशन में आ जाए कि इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है, वहां से कहानी शुरू होगी। तो शिविर का प्रयोजन इतना होता है कि हम इस प्रकार से मन बना ले कि ऐसा सोच के देखते हैं क्या होगा। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको उसमें निष्कर्ष आने लगेंगे। तो इसमें मतलब समय तो लगता ही है कोई भी नया चीज सुनने के लिए। नई टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी एक प्रकार से कष्ट देता है। तो परिचय शिविर में ज्यादा टर्मिनोलॉजी नए नहीं बताए जाते हैं। इस प्रकार के शिविरों में धीरे धीरे नई नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्या करता है, टर्मिनोलॉजी वही है, मीनिंग अलग है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, टर्मिनोलॉजी वही है, मीनिंग अलग है। जैसे परमाणु, परमाणु शब्द तो वही है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया है। जीवन शब्द तो वही है, यहां पर जीवन का मीनिंग अलग है। तो परंपरा में जीवन का मीनिंग क्या है, श्वसन क्रिया को जीवन कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, तो जो भी सांस ले रहा है उसको जीवित मानते हैं, लिविंग मानते हैं। तो सांस लेने वाली क्रिया को जीवन अभी तक कहा गया है। मध्यस्थ दर्शन इसको बिल्कुल जीवन नहीं मानता है। मध्यस्थ दर्शन की टर्मिनोलॉजी में जीवन का मतलब एक गठन पूर्ण परमाणु है, सिंगल एटम है। अभी जिसको जीवन बोलते हैं वो सेल है। अभी मतलब मॉडर्न साइंस में या परंपरागत विधियों में एक सेल को जीवन बोलते हैं जो रेस्पिरेशन कर रहा है। सेल रेस्पिरेशन बंद कर दिया, उसको अब जीवन नहीं बोलते, नॉन लिविंग बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन को जीवन बोल रहे हैं परंपराओं में। रेस्पिरेशन में कितने परमाणु होते हैं, लाखों लाखों परमाणु इन्वॉल्व होकर एक सेल बनाते हैं। लाख भी नहीं, लाखों, करोड़ों बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा करीब है वो। करोड़ों परमाणु मिलके सेल बनाते हैं जो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में जब जीवन बोला जा रहा है तो एक सिंगल परमाणु के बारे में बोल रहा है, सिंगल एटम को जीवन बोल रहा है। वो भी इस प्रकार का एटम नहीं, एक डिफरेंट प्रकार का जीवन है, डिफरेंट प्रकार का परमाणु है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा कष्ट भी देगा, शायद चैलेंज भी दे समझने के लिए, दोनों हो सकता है इसमें। और इसलिए जो इस पुस्तक का जो पहला लाइन है, विकल्प एवं अध्ययन बिंदु, मतलब विकल्प का मतलब ये जो जितने भी आदर्शवादी परंपराएं हैं उससे भिन्न है। जितनी भी भौतिकवादी परंपराएं हैं उससे भी भिन्न है। ये यदि नहीं स्वीकारेंगे तो अंदर की चीजें आपको उसी में ट्रांसलेट हो जाएगा जो आपने पहले से माना हुआ है। इसीलिए पहले ही जीवन शब्द की व्याख्या किया कि जीवन क्या है। परंपराओं में रेस्पिरेशन को जीवन बोल रहे हैं, श्वसन क्रिया को जीवन बोल रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन उसको जीवन नहीं बोल रहा है, एक परमाणु को बोल रहा है। तो यहां से सारा बदलेगा। व्यापक वस्तु तो हमने सिलेबस की कल जो चर्चा किया, टोटल सिलेबस हमारा इतना है। व्यापक वस्तु एक भाग है, परमाणु
पदार्थ अवस्था का जो मूल है वो परमाणु है, प्राण अवस्था का मूल है वो प्राण कोशिका है, जीव अवस्था का मूल है वो मेधस तंत्र है, ब्रेन है, ज्ञान अवस्था का जो मूल है वो जीवन। ये हमने कल चर्चा किया। और इसकी ये जो चारों है पदार्थ अवस्था व्यापक के बारे में जो परंपराओं में है, मध्याह्न दर्शन उससे बिल्कुल भिन्न कह रहा है। आकाश के बारे में हमने थोड़ी सी बात किया कि न्यूटन ने आकाश के बारे में कुछ बोला, भारतीय परंपराओं ने पंच तत्व या पंच महाभूत बोला आकाश को, उसमें आकाश को एक रखा। मध्याह्न दर्शन उससे भिन्न कह रहा है। न्यूटन के आकाश से मध्याह्न दर्शन का आकाश भिन्न है, आइंस्टीन के आकाश से भी मध्याह्न दर्शन का आकाश भिन्न है, व्यापक भिन्न है, और क्वांटम फिजिक्स के आकाश से भी मध्याह्न दर्शन का ये एक बिल्कुल नया एक दृष्टिकोण है। क्या नया है? व्यापक में इकाइयां पारगामी है, व्यापक हर इकाई के आर बार है, इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी घिरी, इसके कारण इकाई ऊर्जा संपन्न है। तो व्यापक का मोटा मोटी बहुत सारे नाम है, फिर भी हमने 3 नाम लिखे थे, एक निरपेक्ष ऊर्जा, दूसरा चेतना, तीसरा ज्ञान। तो निरपेक्ष ऊर्जा पर बात हो गई है, चेतना के बारे में और ज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो ये व्यापक उनसे भिन्न है, ऊर्जा है, निरपेक्ष ऊर्जा है, चेतना भी है, ज्ञान भी है। ये परंपरा से बिल्कुल भिन्न है, आदर्शवादी भौतिकवादी दोनों विधि से। वैसे ही हम जाएंगे परमाणु, तो परमाणु भी परंपराओं से भिन्न है। हमारे देश में बहुत पहले, हजारों साल पहले परमाणु बोला गया था, वैशेषिक में परमाणु बोला गया, उसकी परिभाषा नहीं मिलेगी। और भी बाद में महापुरुष जैसे रामानुजम ने, उन्होंने भी बोला, पर उसकी परिभाषा वहां नहीं है। इसी प्रकार ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने परमाणु बोला है, एटम और स्पेस दोनों चीजों को बोला है कि दुनिया एटम और स्पेस से बनी हुई है। ये सोक्रेटिस के समकालीन है। ग्रीस के 3 बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, तो डेमोक्रिटस उनके साथ के, उन्होंने भी एटम बोला है। उसके बाद एटम की पहली बार किसी ने व्याख्या किया है, तो वो नाम भूल जा रहा हूं, चलिए थोड़ी देर में याद है ना। तो एटम की सबसे पहले उन्होंने बोला, उसकी व्याख्या किया। उसके बाद फिर उस समय यह माना गया कि एटम डिवाइड नहीं होता है, एटम डिवाइड नहीं होता है। और बाद में जब उस समय एटम बोला गया था, उस समय लोग चार्ज को जानते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। लेकिन थॉमसन ने, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा। कोई एक घटना हुई, उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज लिया। इलेक्ट्रॉन खोज लिया तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उस पर चेंज करना पड़ा, क्योंकि मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, कैसे बताइए कोई? डाल्टन, हाँ, डाल्टन ने 1808 में बोला है, ठीक है, याद आ गया है ना। तो 1808 में उन्होंने परमाणु का एक मॉडल को रखा। उन्होंने केमिकल कंपोजिशन के बारे में कोई एक पुस्तक लिखा था, उसमें उन्होंने एटम की व्याख्या किया था। तो डाल्टन के बाद जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया, तो अब फंडामेंटल पार्टिकल में तो एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फिर परमाणु का जो मॉडल है, रचना है, थ्योरी है, उसमें परिवर्तन करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद न्यूट्रॉन भी ढूंढ लिया, प्रोटॉन ढूंढ लिया। अब फिर परमाणु के मॉडल को बदला गया, उसके बाद न्यूट्रॉन भी ढूंढ लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ढूंढे गए, उसके बाद फिर परमाणु के थ्योरी में और बदला। इस ढंग से परमाणु के थ्योरी में बदलाव शुरू हुआ। तो डेमोक्रिटस ने जो बोला, डाल्टन ने लगभग वैसे ही बोला था। डाल्टन के बाद जो जे थॉमसन और रदरफोर्ड और चैडविक, इन लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ढूंढ लिया, उसके बाद पूरी थ्योरी को बदलना पड़ा। तो एक प्रकार की थ्योरी उसी आधार पर है, आज एस्टेब्लिश है। मध्याह्न दर्शन इससे भिन्न कह रहा है। ये हिस्ट्री है। हमारे यहां परमाणु कहां तक गया है उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो उन्होंने डाल्टन वाला बोला,
या थॉमसन वाला बोला, बोर वाला बोला, चेडविक वाला बोला या मॉडर्न वाला बोला, क्या बोला पता नहीं है। अभी मध्यस्थ दर्शन में नागराज जी ने बिल्कुल भिन्न कहा कि सारे परमाणु अंश एक जैसे होते हैं, ऊर्जा का स्रोत व्यापक वस्तु है। अब पूरी चीजें यहां बदल जाएगी। तो एक हुआ। दूसरी बात, प्राण कोशिका, जो प्राण अवस्था है उसका मूल में मुख्य रूप से श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया करने वाली कोई चीज होती है, उसको सेल बोल रहे हैं। इसके बारे में पेड़ पौधों में जीवन होता है, सब जगह बोल रहे हैं, हमारे देश में भी बोला गया। लेकिन वो क्या है, उसको बहुत अच्छे से बोलने वाला काम सबसे पहले वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने सेल को ढूंढ लिया। सेल को ढूंढने के बाद उन्होंने उसमें एक डीएनए नाम की चीज बोली कि कौन सा पेड़ बनेगा, उसका जो एक रचना का सूत्र है उसमें पहले से ही बना रहता है, उसके आधार पर सेल होता है। तो पूरी दुनिया ने बोला तो था पेड़ पौधे में जीवन है, लेकिन वो जीवन है क्या चीज, उसको अच्छे से डिफाइन किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने सेल का डिजाइन किया। सेल में सांस लेने वाला एक चीज होता है, उसका एक अलग नाम दिया। उसमें डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, वो सारी चीज को उन्होंने व्याख्या किया और उसको पढ़ाया जाता है ना। लोग उस पर बहुत ज्यादा आजकल पढ़ते हैं। 2-4 ट्रक उस पर पुस्तकें लिखी गई है। सेल को आप पढ़ने जाएंगे ना तो 1-2 पुस्तकें नहीं है, 2-4 ट्रक में पुस्तकें लिखी हुई। हजारों लोगों ने 200 साल शोध किया है, तब यहां तक हम पहुंचे। तो सेल को सांस लेने वाला चीज मान रहे हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें डिवीजन होता है, ये पूरी एक चीज को पढ़ाते हैं। तीसरा चीज मेधस तंत्र है, ब्रेन। जीव अवस्था का जो मुख्य आधार है मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से ब्रेन है। भारतीय परंपराओं ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वैज्ञानिक परंपराओं ने बोला है। उन्होंने सेल के आधार पर ही एनिमलिया और प्लांट को अलग अलग किया है। माने प्राण अवस्था और जीव अवस्था को अलग किया सेल के जगह से ही। तो जिस सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं वो प्राण अवस्था का सेल है। जहां से केवल सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल एब्सेंट है, वहां से वो एनिमल कहते हैं। मध्यस्थ दर्शन उससे थोड़ा भिन्न कह रहा है। जहां से ब्रेन हो गया है उसको मध्यस्थ दर्शन जीव अवस्था मान रहा है, उसके पहले को प्राण अवस्था मान रहा है। पूरी बॉडी को लेकर मध्यस्थ दर्शन बात कर रहा है। वो बॉडी के एक पार्ट को लेकर बात कर रहे हैं, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। मध्यस्थ दर्शन उससे कुछ अलग कह रहा है। तो एक अंतर हमको यहां से दिखता है। यदि कंपेयर करेंगे जो एनिमलिया वो कहां से मान रहे हैं, तो यदि आप जो लोग थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़े होंगे, वो पॉरीफेरा होता है जिसको स्पंज कहते हैं, वो वैज्ञानिक वहीं से एनिमल मान रहे हैं। और यदि मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से आप मैपिंग करने जाएंगे तो जो पॉरीफेरा के बाद वाला जो नंबर 2 सिलेंट्रेटा है वहां से मध्यस्थ दर्शन बोलेगा, क्योंकि वहां पर ब्रेन का बहुत आरंभिक स्वरूप बन गया है। उसको ब्रेन तो नहीं कहते, नर्व नेट है, गैंग्लिया, ऐसा करके इन्होंने पूरे ब्रेन को अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो मैपिंग में इस ढंग से मिलेगा। जीव अवस्था में जब आगे बढ़ेंगे तो उनके हिसाब से पूरा जो जीव अवस्था है मेधस तंत्र के हिसाब से चलता है। मानव भी मेधस तंत्र के हिसाब से चलता है। मतलब ब्रेन ही लेने वाला, सोचने वाला, डिसीजन लेने वाला वस्तु है, भौतिकवादी कहते हैं। हमारे यहां पर उसके बारे में, ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। हमारे शास्त्रों में भी नहीं बोला गया है और जो आयुर्वेद जैसे ग्रंथ है उसमें भी बहुत थोड़ा सा बोला गया है। इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्त उसका अध्ययन किया है। उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें आगे जाकर उन्होंने बोला कि ब्रेन होते हैं और ब्रेन के आधार पर उन्होंने जो एनिमलिया के डिवीजन किए हैं, हर जगह ब्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या उसके एक्टिविटीज हैं, उसको बहुत अच्छे से मैपिंग किया हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मध्यस्थ दर्शन में और वैज्ञानिक परंपराओं में एक बिल्कुल समानता है। मध्यस्थ दर्शन भी कहता है कि जीवावस्था का जो पहला पार्ट है उसमें ब्रेन है, जीवन नहीं है। माने श्वसन क्रिया ही है, उसके अलावा जो जिस चीज को मध्यस्थ दर्शन जीवन गठनपूर्ण परमाणु को कर रहा है वो नहीं है कह रहा है। तो हमको एक कॉमन आधार मिल रहा है
कि मेधस तंत्र है, ब्रेन है, वो जीवावस्था के पहले पार्ट में है। ये मध्यस्थ दर्शन भी कह रहा है, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, एकदम समानता है। इसके बाद का जो अगला पार्ट है, वहां मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि वहां जीवन है लेकिन ब्रेन से कंट्रोल्ड है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए जीव अवस्था को कर्म करने में परतंत्र बोल रहे हैं। तो कल हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा किए थे। इसके बाद अपन मनुष्य में आ रहे हैं, तो मनुष्य में भी ब्रेन है और जीवन भी है, और मनुष्य में मुख्य रूप से जीवन व्यक्त होना है या कुछ सीमा में व्यक्त हो भी रहा है। अब बया का घोंसला को देखेंगे, बहुत शानदार घोंसला बनाती है, लेकिन पीढ़ियों से उनका घोंसला एक ही है। मनुष्य में हर व्यक्ति का घर अलग अलग है, पीढ़ियों से हर पीढ़ी में बदल रहा है। बंदर आज तक कपड़ा पहन नहीं पाया, सर्कस में हम सिखाते हैं कपड़ा पहनता है वो, उसमें कल्पना ही नहीं आई है। मैंने भालू को साइकिल चलाते देखा है सर्कस में, पर भालू साइकिल का डिजाइन नहीं कर सकता। मनुष्य के प्रभाव में आके कुछ जानवर कुछ चीजों को करते हैं। तो मनुष्य में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, वो जीवन का सत्व है। और मनुष्य का ब्रेन भी जीवों के ब्रेन से विकसित है। इस बारे में मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है कि जीवावस्था में जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें जैसे टॉप मोस्ट डेवलप जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन है। मध्यस्थ दर्शन भी कहा है कि मनुष्य के ब्रेन को समृद्धिपूर्ण मेधस कहा गया है, माने इससे अधिक और समृद्ध होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट जगह तक पहुंच गया है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन बोल रहा है। तो यदि भाषा में देखेंगे जो दर्शन में लिखा हुआ है, तो मेधस तंत्र लिखा हुआ है, समृद्ध मेधस तंत्र लिखा हुआ है और समृद्धिपूर्ण मेधस तंत्र लिखा हुआ है। तीन अलग अलग शब्द दिए गए। तो जीवावस्था में मेधस तंत्र है, अगले भाग में समृद्ध मेधस तंत्र है, यहां से जीवन उसको चला सकता है। उसके आगे समृद्धिपूर्ण मेधस है, ये ज्ञानावस्था में है जिसको जीवन चलाता है, और यहां जीवन प्रमाणित हो सकता है। माने जीवन अब मेधस तंत्र के हिसाब से नहीं चलता है। ज्ञानावस्था में या मनुष्य में जीवन के अनुसार शरीर चलता है। जैसे जीवन को ऐसा लगा कि मुझे भूखा रहना है तो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, लड़ाई करना है लड़ाई करेगा, सुसाइड करना है सुसाइड कर लेगा। ये सारी चीजें जीवन के कंट्रोल में है। तो शरीर के नियंत्रण में जीवन अब नहीं है, जीवन के नियंत्रण में शरीर है। अब चूंकि जीवन के नियंत्रण में शरीर है, तो अब हमको अपेक्षा क्या होती है? आप ठीक से बैठो, आप ठीक से बोलो, आप ठीक से खाना खाओ। अब हम जीवन के आधार पर एक मनुष्य को जज करने लगते हैं कि उसका जीवन कितना डेवलप है, कितना मानता है। अब कौन कितना लंबा चौड़ा गोरा है, सुंदर है, इसका वैल्यू नहीं। वैल्यू किस चीज का है? वो जीवन के रूप में कितना डेवलप। उसका हमने सभ्यता नाम दिया, संस्कृति नाम दिया, अलग अलग रूप से उसको पहचानने के लिए हमने बहुत सारे मॉडल बनाए। यहां से मानव का काम शुरू होता है। तो जीवावस्था में जहां जीवन नहीं है, उस जगह से भी जीवावस्था का जो पार्ट 1 है, वहां भी 4 विषय पाए जाते हैं। जीवावस्था का जो दूसरा पार्ट है, वहां भी 4 विषय होते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। और वो 4 विषय जीवन होते हुए भी मेधस तंत्र के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में भी 4 विषय है, और ये जीवन के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। सारी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, लॉ, ये सारी चीज क्या है? हमने 4 विषय को कैसे नियंत्रित किया, उसी का अध्ययन है, या नहीं किया। तो जीवन 4 विषय को नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए कुछ चीजें बनी हुई है। तो मध्यस्थ दर्शन में उसमें बहुत छोटे छोटे 3 चीजों के रूप में मैंने रखा कि 4 विषय को नियंत्रण करने का जो पहला स्टेप है, उसका नाम है सामाजिक नियम। स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष और दयापूर्ण का पहला स्टेप। और आगे का जो और फाइन जो नियंत्रण है, वो मिलेगा वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। इन्हीं चीजों को और बेटर नियंत्रण किया गया। और एक स्टेप है लोकेषणा केवल, और एक स्टेप है जिसको प्रामाणिकता कह रहे हैं। तो ये 4 ग्रेड में हम देख रहे हैं।
इसी के आधार पर आगे हम अध्ययन करेंगे। तो एक ऐसा मानव जो 4 विषय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, उसको अमानवीयता कह रहे हैं, अमानव कह रहे हैं। वो 4 विषयों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उनका पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए ही है। उसी को तृप्ति मानते हैं, उसी को सक्सेस मानते हैं, सब कुछ वहीं पर है। एक ग्रेड है अमानव। दूसरा ग्रेड है जिसने नियंत्रित कर लिया थोड़ा सा, वो एक ग्रेड है। जिसने पूरा नियंत्रित कर लिया, एक और ग्रेड है। जिन्होंने पूरा नियंत्रित कर लिया और दूसरे को भी नियंत्रण करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो मानव का टॉप मोस्ट ग्रेड है। इस प्रकार से हम 4 ग्रेड में पढ़ेंगे। कल इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि पहला है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य। ये 4 विषय का नियंत्रण का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, ये सेकंड स्टेज है। तीसरा जो है केवल लोकेषणा, और चौथा जो है प्रामाणिकता। एक चीज और है, जिन्होंने नियंत्रण नहीं किया, जो नियंत्रण नहीं कर पाए, वो सबसे लोअर क्वालिटी। तो मानव को इस आधार पर कंट्रोल करना है कि हमने 4 विषय को कितना नियंत्रित किया या नहीं किया। ये टोटल सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, लॉ, संविधान, जो भी आप जाएंगे इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो कल मैंने इतनी बातों को बोला, उसके लिए बहुत सारी और भी साइड की बातें हुई है। तो अब बताइए, इस पर कुछ भी चर्चा करना है तो आगे बढ़ेंगे, करेंगे, नहीं तो फिर और आगे बढ़ेंगे। भैया एक प्रश्न है इधर, फिजिक्स रिलेटेड है, अगर अनुमति है तो पूछूंगा। थोड़ा पीछे कर लीजिए, माइक को गूंज जा रहा है। फिजिक्स का रिलेटेड है, अनुमति है तो पूछूंगा। फिजिक्स से रिलेटेड, जी बताइए। परमाणु के बारे में चर्चा हुई और डाल्टन के लेके अभी तक जो भी वो डेफिनेशन हुई है, स्ट्रक्चर के रिलेटेड डेफिनेशन आई हुई है। तो मध्यस्थ दर्शन में परिभाषा के रूप में परमाणु को किस तरह देख रहे हैं? परमाणु प्रकृति की सबसे छोटी व्यवस्था है। बाकी जगह परमाणु को व्यवस्था के रूप में नहीं बोला गया। परमाणु से नीचे व्यवस्था नहीं मिलेगी, माने परमाणु को भी तोड़ दिए तो अव्यवस्था है। परमाणु को तोड़ देंगे तो अव्यवस्था मिलेगा। व्यवस्था कहां से शुरू होता है? परमाणु से। उसका मूल कारण है सहअस्तित्व। कम से कम 2 परमाणु साथ में रहेंगे, और जैसे ही साथ में रहेंगे उनमें 3 चीजें दिखेंगी, श्रम, गति और परिणाम। श्रम, गति और परिणाम जैसे ही आएगा, फिर उस श्रम के, गति के, परिणाम के पूरे होने के लिए ये क्रिया करते रहेगा। तो जब तीनों अपूर्ण है तो पदार्थावस्था और प्राणावस्था एक सृष्टि है। एक पूरा हो गया माने परिणाम का अमरत्व हो गया, गठनपूर्ण परमाणु आ गया है। तो दूसरे स्टेज में हमको मिलेगा श्रम और विश्राम दोनों अपूर्ण है और परिणाम पूर्ण हो गया है। इस समय तीनों श्रम, गति, परिणाम श्रम के पूर्णता के लिए अर्थात श्रम के विश्राम के लिए काम कर रहे हैं। ये एक ग्रेड है। उसके अगले में श्रम, गति, परिणाम तीनों मिलके गति के गंतव्य के लिए काम करेंगे। ये दूसरा स्टेज है। लास्ट स्टेज वो है जो तीनों पूर्ण हो गए वो, तो हमको ये 4 स्टेप मिलेंगे। तो इसको 3 पद चक्र के रूप में अभी हम लोग उसमें पढ़े होंगे, है ना। तो ये समाधान भौतिकवाद में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। इसमें एक और प्रश्न उभर रहा है कि हम विकास जो बोलते हैं ना, उसमें बोल रहे हैं कि एक जड़ इकाई मतलब परमाणु जो है, गठनशील परमाणु जो है गठन पूर्ण बन गया, मतलब अमरत्व पा लिया। तो इसके लिए कारण क्या बोलते हैं हम? वो भार बंधन से मुक्त होकर आशा, विचार, इच्छा से युक्त हो गया। तो इसको और थोड़ा स्ट्रक्चरली चेंजेस के रूप में और तर्क संगत विधि से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? देखिए, प्रस्तुत तो बहुत प्रकार से किया जा सकता है। अभी हमने जो शुरू में चर्चा किया, विकास किसको बोल रहे हैं? एक बड़ा कंसेप्ट है विकास है क्या चीज। लोग मानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई तो विकास हो गया, है ना। हमने एरोप्लेन बना लिया, रॉकेट बना लिया तो विकास हो गया। एक दूसरा पक्ष बोलता है तुमने रॉकेट बना दिया, भयंकर पॉल्यूशन किया, अब स्पेस में उसके डेब्रिस, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं, आपने स्पेस को भी गंदा कर दिया।
अब स्पेस सेफ नहीं है, हमारा कोई सैटेलाइट गया है, उसको कोई टुकड़ा टच करके मार के तोड़ देगा। अभी वैज्ञानिक भयंकर डरे हुए। हमने पोल्यूशन यहां ही नहीं फैलाया, जो पृथ्वी के ऊपर का स्पेस है वहां फैला दिए। चंद्रमा में बताते हैं 1,08,000 टन कचरा पड़ा हुआ है, हम यहां से ले जाकर वहां डाले। तो मानव बहुत शक्तिशाली है, अपने घर को भी गंदा किया है, आकाश को भी किया है, चंद्रमा को भी कर दिया है। विकास क्या है? जो साइंटिस्ट का विकास क्या है? पेड़ पौधे बन जाना विकास है, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बन जाना विकास है, प्राण अवस्था से जीव अवस्था बनना विकास है, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था बनना, मतलब उनके हिसाब से ह्यूमन बन जाना विकास है। वो ज्ञान अवस्था नहीं मानते। एनिमेलिया है, एनिमेलिया में सबसे ऊपर है होमोड, उसमें सबसे ऊपर है होमोसेपियन माने मनुष्य, यहां तक पहुंचा है। इसके आगे होगा कि नहीं होगा वो कहते पता नहीं। मानव से आगे कोई स्पेसीज आएगी वो कहते पता नहीं, आ भी सकती नहीं भी आ सकती। यहां तक अभी तक बात हुई। तो ये इसको विकास कहते हैं। मध्यस्थ दर्शन इसको विकास नहीं कहता है, मध्यस्थ दर्शन इसको रचना क्रम कहता है। ये सारी जो भौतिक रासायनिक रचनाएं हैं क्यों हो रही है? कि ह्यूमन बॉडी को बनाना है, ह्यूमन ब्रेन को बनाना है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाना है जहां से जीवन अपने आप को व्यक्त कर सके। ये उद्देश्य है अस्तित्व का। अभी तक यहीं पर आपको उद्देश्य नहीं मिलेगा जो अभी करते हैं। मॉडर्न आप साइंस पढ़ने जाएंगे, एग्जिस्टेंस का कोई उद्देश्य है? बोलेंगे नहीं। एनिमिलिया का कोई उद्देश्य है? बोलेंगे नहीं। तो मध्य दर्शन कह रहा है कि बिल्कुल उद्देश्य है, जीवन को प्रमाणित होना है। जीवन को प्रमाणित होने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा ह्यूमन बॉडी चाहिए जिसको नेचर ने अनुसंधान पूर्वक एस्टैब्लिश किया है, और आगे उसके द्वारा मानव व्यक्त होगा। तो विकास, मध्य दर्शन में विकास के पहले का नाम है रचनाक्रम। इसमें सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं। विकास ये स्पेशल एक है, इसको जीवन कह रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से 3 प्रकार की क्रिया है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जीवन एक क्रिया है, एक परमाणु है, उसमें फिर अलग अलग आशा, विचार, इच्छा ऐसे करके 10 प्रकार की क्रियाओं को पढ़े हैं, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके 122 आचरण भी लिखे हुए हैं। तो ये एक गठनपूर्ण परमाणु है। तो 3 प्रकार की क्रिया है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। और जीवन को ही विकास कर रहे हैं। तो विकास और रचना क्रम में अंतर है शब्दावली। ठीक है भैया? इसका मतलब ये निकलता है कि जड़ परमाणु को प्रमाणित होना है, इसलिए वो जीवन के रूप में ले लिया। इतने में जड़ परमाणु को प्रमाणित नहीं होना है। जड़ परमाणु पदार्थावस्था में प्रमाणित है। हाँ, प्राण अवस्था में प्राण कोशिका प्रमाणित है। इन्हीं का पूरा खेल है। जीवावस्था मेधस तंत्र का खेल है। ज्ञानावस्था जीवन के जागृति की अवस्थाओं का कार्यक्रम चल रहा है, खेल चल रहा है। लीला बोलिए तो लीला चल रही है, जीवन की लीला है ये। इसमें क्या है? सबसे लोअर ग्रेड का जो चारों विषय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, उन लोगों का एक प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है ना। लूट पाट मार खसोट, है ना, बंदूक गोली डंडा चल रहा है, बम मिसाइल मारे जा रहे हैं। ये किनका खेल कर रहा है? जो 4 विषय, अपने 4 विषय को पूरा करो, जिन्हें मध्य का मतलब दूसरे के 4 विषय को पूरा नहीं करने दो। अभी सबसे बड़ा वर्ग वो है, उनके बड़े बड़े लीडर के नाम पेपर में, टीवी में, न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, है ना। यहाँ बम पटक दिया, है ना, और बम पटकेंगे बोलते हैं, मिसाइल मारेंगे, ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ा वर्ग वो है जो 4 विषय को नियंत्रित नहीं कर पाया है। उसके बाद एक वर्ग है जो 4 विषय को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ लोगों ने कर भी लिया है, कुछ लोग कर भी लिया, दूसरे को करने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो ये जीवन के खेल है।
ये मानव परंपरा जिसको हम बोल रहे हैं, इतना ही कार्यक्रम है, ये चल रहा है। मतलब जीवन को प्रमाणित होना है, इसलिए वो जड़ परमाणु मतलब गठन पूर्ण बन गया, ऐसा? जीवन को भी प्रमाण, देखिए इन सभी को प्रमाणित होना है, पांचों को। ये प्रमाणित हो चुका है पदार्थ अवस्था में, ये प्रमाणित हो चुका है प्राण अवस्था में, ये प्रमाणित हो रहा है जीव अवस्था में, ज्ञान अवस्था में ये और ये दोनों को प्रमाणित होना है। व्यापक को प्रमाणित करने वाला मानव ही है, कोई और नहीं कर पाएगा। नहीं, द क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ atom getting converted into a chaitanya ikai, the purpose behind that. ये पूरा अस्तित्व प्रमाणित हो, पूरा अस्तित्व प्रमाणित हो, ये पर्पस है। उसमें से इतना पार्ट प्रमाणित है, ये दोनों पार्ट प्रमाणित होना बचा है, उसके लिए लोग लगे हुए। अस्तित्व जैसा है उसको जैसा प्रमाणित करने के लिए वो घटनशील जो है गठन पूर्ण बन गया जी। तो ये कल की पूरी बात की थोड़ी सी समरी हुई। जी भैया। नमस्ते भैया। कल हमारी गोष्ठी में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक घूर्णन गति के बारे में क्लियरिटी नहीं थी, एक दीदी ने पूछा था। दूसरा यौगिक क्रिया के बारे में कुछ उनको जानकारी चाहिए थी। थोड़ा सा तो उस पर कल चर्चा किए थे, थोड़ी सी करते हैं। इस प्रकार की कोई स्पेशल चर्चा करना होगा ना, तो फिर हम एक सत्र ही उन्हीं लोग का रख लेंगे, क्योंकि ये जनरली फिजिक्स जो लोग पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। जैसे पृथ्वी है अपने एक्सिस पे घूम रही है, लगातार घूम रही है, इसको लोग पहचान रहे हैं। चंद्रमा भी घूम रहा है, बृहस्पति भी घूम रहा है, शुक्र भी घूम रहा है, जहां तक देखा वो घूम रहे हैं। तो अस्तित्व में ऊर्जा में डूबे होने के कारण हर इकाई निरंतर क्रियाशील है। निरंतर क्रियाशील होने का एकमात्र कंडीशन है कि वो अपने एक्सिस में घूमते रहे, और दूसरी कंडीशन नहीं। अपने एक्सिस में कैसे घूमेगा? आप यहां से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से देखेंगे तो वही चीज एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से देखेंगे कुछ दिखेगा। घूम एक ही प्रकार से रहा है। इसी चीज को यहां से देखेंगे अलग दिखेगा, यहां से देखेंगे अलग दिखेगा। देख लीजिए करके, तो एक ही प्रकार से घूम सकता है। इसीलिए जो वास्तविक क्रिया है वो एक ही प्रकार की होगी, अंश एक ही प्रकार के होंगे, ये कह रहे हैं, क्योंकि क्रिया ही देखना है। क्रिया के आधार पर पहचानेंगे तो क्रिया तो एक ही प्रकार की हो रही है। तो इसको घूर्णन गति कर अकेले में। अब 2 यदि आ गया तो ये भी घूर्णन कर रहा है, ये भी घूर्णन कर रहा है। इनके बीच में एक और गति होती है, एक दूसरे को पहचानने के आधार पर एक दूसरे के चारों तरफ घूमता है। इसको वर्तुल गति कह रहे हैं। अब ये जो घूर्णन गति है, इसका जो एक्सिस है थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है, इसको कंपन कह रहे हैं। ये जो ऑर्बिट है वो एक प्लेन में नहीं है, वो प्लेन भी शिफ्ट होता रहता है, इसको ऑर्बिट का भी कंपन गति कहते हैं। तो ये इस प्रकार की 3 या 4 गति है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भैया। और एक क्या बोला आपने? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में 2 जो मूल मध्य दर्शन कह रहा है कि हर परमाणु का एक निश्चित आचरण है। मतलब ऑक्सीजन के परमाणु है उसका एक ही निश्चित आचरण होगा, हाइड्रोजन के परमाणु का जितने भी हैं लाखों करोड़ों अरबों सारे परमाणुओं का वही आचरण होगा। नाइट्रोजन का अलग, सल्फर का अलग, सबके अलग अलग आचरण होंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों अलग अलग आचरण हैं, लेकिन मिलके वो अपने आचरण को छोड़ दे रहे, एक नया आचरण बना रहे हैं। इसको यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जलने वाली चीज है, ऑक्सीजन जलाने वाली चीज है, दोनों मिलकर बुझाने वाली चीज बन रही है। आग बुझाते हैं पानी से, तो आचरण बदल जा रहा है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हम देखते हैं, इसको यौगिक क्रिया कहते हैं। अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में इसका जबरदस्त बहुत अच्छा वर्णन है, उन्होंने पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको पढ़ाया जाता है और अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक भैया।
बताइए, आगे बढ़े। तो वैसे एक बात बताओ, मध्य दर्शन या कोई भी दर्शन कोई पढ़ना जाता है ना, तो वो शुरू होता है, अंत नहीं होता है ना। अंत जब होता है उसका मतलब है फिर वो पढ़ाने लगता है ना। तो ये भी है, मध्य दर्शन आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पर ये मतलब अंतिम दिन नहीं है पढ़ने समझने का, और समय लगता है इसमें। भैया एक और प्रश्न, जी। जब ये जीवन मतलब बन गया, जैसे प्रकट हो गया, तो पूंजाकार में हुआ, तो हर एक पूंजाकार एक ही समय बना कि वो आवश्यकता अनुसार पूंजाकार बदलता गया? मुझे जो समझ में आ रहा है कि हर एक पूंजाकार एक ही जैसा बना रहेगा कि आवश्यकता अनुसार बदल जाएगा, ऐसा? हाँ जी, मतलब जब जीव घटनशील जो घटन पूर्ण बन गया, हाँ। तो उसको जीव शरीर में भी जाना है, मानव शरीर में भी जाना है, तो उस हिसाब से अलग अलग पूंजाकार उसी समय बन गया, या जैसे जैसे अनुकूल बनी, आवश्यकता बनी, जैसे जैसे बदलता गया? मेरा प्रश्न सही बैठा भाई? जी। हाथी के शरीर को चलाएगा तो उसका पुंज हाथी जैसा होगा। हाँ जी। घोड़े के शरीर को चलाएगा तो घोड़े जैसा होगा, बिल्ली के शरीर को चलाएगा बिल्ली जैसा होगा। ऑल दीज हैपेंड एट द सेम टाइम और हैपेंड इन द इवोल्यूशन प्रोसेस? नहीं समझ पाया। ये जो पूंजाकार जो बोलते हैं ना, हाथी की पूंजाकार, बिल्ली की पूंजाकार, चूहे की पूंजाकार, मानव की पूंजाकार, एक घटन पूर्ण होते समय एक ही समय बन गया, क्या एक अलग अलग स्टेजेस में बन गया? जीवनी क्रम नाम की एक चीज है। जीवन गठन पूर्ण होने के बाद पहले जीवन के जीव अवस्था के शरीर को चलाता है, जीव अवस्था के शरीर को चलाता है, इसका नाम है जीवनी क्रम। उसमें जीवन में थोड़ा सा परिमार्जन होता है, परिमार्जन होकर वो मानव शरीर को चलाने योग्य बनता है। तो मानव शरीर को चलाने वाला जीवन जीव अवस्था के शरीर को चलाने वाले जीवन से विकसित है, माने आगे बढ़ा हुआ है। उसको जीवनी क्रम से वो उसमें योग्यता पात्रता बढ़ती है, फिर वो मानव शरीर को चला पाता है। तो इसीलिए पुंज तो बदलते रहेंगे, जिस शरीर को चलाएगा वो पुंज रहेगा, आखिरी में मानव शरीर को चलाने आएगा तो उसका भी पुंज वैसा बनेगा। धन्यवाद जी। तो कल हमने जैसा मानवीयतापूर्ण आचरण को समझा कि मेधस तंत्र में जो पाए जाने वाले 4 विषय हैं, या शरीर में जीव अवस्था के और ज्ञान अवस्था के शरीर में जो 4 विषय होते हैं शरीर को बनाए रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने वाला जो कार्यक्रम है मेधस तंत्र द्वारा होता है जीव अवस्था में। ज्ञान अवस्था में जीवन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। इसी कंट्रोल को हम दूसरी भाषा में मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। समझ के आधार पर जीवन शरीर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने का नाम ही है, या नियंत्रित करने का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। तो हमने 4 विषय को नियंत्रित करने के आधार पर हमने सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम, इस आधार पर हमने इस नियंत्रण को पहचाना। सामाजिक नियम, इसी में प्राकृतिक और बौद्धिक नियम भी आएगा, उसकी थोड़ी आगे जाके हम चर्चा कर लेंगे। दूसरे स्तर का नियम है 3 ऐष्णा। तीसरे स्तर का नियंत्रण है लोकेष्णा, और अंतिम या सर्वश्रेष्ठ जो नियंत्रण है इसका नाम है प्रामाणिकता। ये अस्तित्व सहज विधि से किस ढंग से नियंत्रण होता है, सह अस्तित्व की विधि से, हम लोगों ने उसका कल थोड़ा सा स्वरूप समझा। ये मानवीय, इसी को हम दूसरी भाषा में मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। मानवीयता पूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण डिराइव हुआ, अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसमें विकास क्रम, विकास जीवनी क्रम, जागृति क्रम, जागृति, जागृति पूर्णा, इस रास्ते से
हम डिराइव करके यहां तक पहुंचे, उसी से अस्तित्व विधि से डिराइव हुआ। अब हम जो दूसरा चीज है जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान विधि से भी हम यहां तक पहुंचेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो इसलिए जीवन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग जीवन को कुछ पढ़ ही चुके हैं, इसलिए हम बहुत छोटी छोटी क्रियाओं पर बहुत अभी व्याख्या नहीं करेंगे, सीधा हम उससे थोड़ा आगे वाला पढ़ेंगे, क्योंकि उसी समय में पढ़ना है तो फिर उतना ही हो जाएगा, पुराना वाला ही रिवाइज होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जरूरत होगा तो थोड़ा बहुत बैक भी चले जाएंगे। तो जैसे जीव अवस्था में जीवन में केवल मन का परावर्तन होता है, मन शरीर को नियंत्रण करता है, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा उपेक्षित बने रहते हैं, है ना। ये एक वाक्य है मध्य दर्शन में, आप मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17, मेरे को लगता है कि 141 के लास्ट में होगा, लास्ट वाला सूत्र वहां पर आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या है, जीवावस्था में केवल मन काम कर रहा है, बाकी अभी काम नहीं कर रहा है। तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है। परमाणु का मतलब, गठनपूर्ण परमाणु का मतलब क्या है, ये मध्यांश है, ये पहला परिवेश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसका नाम है मन, इसका नाम है वृत्ति, इसका नाम है चित्त, इसका नाम है बुद्धि, इसका नाम है आत्मा। ये मध्य दर्शन का एक मॉडल है। मन का परावर्तन हो रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑर्बिट में अंश घूम रहे हैं ये घूमना बंद कर दो, ऐसा मीनिंग है क्या? ऐसा मीनिंग नहीं है, ऑर्बिट में घूम ही रहे हैं सभी। आत्मा, इस कंडीशन में आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, एकदम फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है और अनुभव नहीं है। एक ऐसा जीवन जो जीवावस्था के शरीर को चला रहा है, उसमें आत्मा है और बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है। ये अविभाज्य है, ये कभी भी टूटेंगे नहीं। इसमें आत्मा की क्या स्थिति है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है और आत्मा में अनुभव नहीं। ठीक है, अपने एक्सेस पे घूम ही रहा है, घूमना बंद नहीं हुआ है। इसकी बुद्धि क्या है, ये प्रथम परिवेश है, सम है, बोध नहीं है। इस बुद्धि की क्या स्थिति है, इसको बोध नहीं है। बोध दो प्रकार के होते हैं, एक अनुभव बोध, एक अध्ययन बोध। तो बोध के दो भाग हैं, अनुभव बोध, मुश्किल पड़ेगा, दोनों आ जाएंगे, और एक बोध दो प्रकार के होते हैं, शायद आप लोग सुन ही लिए होंगे, सुन लीजिए नहीं तो। अनुभव बोध भी नहीं रहता है, अध्ययन बोध भी नहीं रहता है, लेकिन बुद्धि के जो परिवेश के अंश है वो उसमें लगातार घूमते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। चित्त की क्या स्थिति है, इसमें बुद्धि सम है, बुद्धि गलत नहीं है लेकिन सही को भी व्यक्त नहीं कर पा रही। इसमें आत्मा मध्यस्थ है लेकिन उसको व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। चित्त में, यहां पर चित्त भी
व्यक्त नहीं हो पा रहा है, वृत्ति भी व्यक्त नहीं हो पा रही है, केवल मन व्यक्त हो रहा है। मन का केवल एकमात्र क्रिया व्यक्त हो रहा है, यह है परावर्तन, जिसको अपन बोलते हैं आशा। मन के परावर्तन को आशा कहते हैं, इसी को हम चयन क्रिया कहते हैं। तो मन परावर्तित हो रहा है किस पर? मेधस तंत्र में, तभी ब्रेन के को जीवन चला पा रहा है। तो जीव अवस्था की यह स्थिति है। ठीक, इधर एक छोटा सा मैं चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं। जीव अवस्था, आत्मा, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे। तो जीव अवस्था में हमको जो भी मिल रहा है, ये क्या मिलेगा? केवल मन का, मतलब मान लीजिए इसको हमने कहा मन, तो ये जो सिंबल है परावर्तन का, इधर क्या है? मेधस तंत्र। ये प्रत्यावर्तन है, इसमें प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा है, इसका प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा है, इसका प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा है, इसका प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा है। अब केवल एक क्रिया हो रही है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? जीव अवस्था का जो बहुत प्रारंभिक भाग है, उसमें केवल एक क्रियाएं हैं जो इस रूप में दिख रही है आपको, और ये मेधस तंत्र को चला रहा है। बाकी सारी क्रियाएं चुप बनी हुई है इसमें भी, लेकिन आत्मा मध्यस्थ है ही, पर अनुभव भी नहीं है आत्मा में। बुद्धि सम है पर बोध भी नहीं है, अध्ययन बोध भी नहीं है और अनुभव बोध भी नहीं, ये स्थिति है। अब यदि हम ज्ञान अवस्था की बात करेंगे, तो ज्ञान अवस्था में कम से कम ये 5 क्रियाएं क्रियाशील होना जरूरी है। तो मन के दोनों, वृत्ति के दोनों, और चित्त का एक, ये नहीं हो रहा है। बुद्धि के ये दोनों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तरीका, मतलब कंपेयर करते हुए देखेंगे कि किस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं ये। तो ये मानव में मन के दोनों क्रियाशील हो गए, माने इसको हम कहेंगे चयन, आस्वादन। इसमें केवल चयन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, इतने काम कर रहे हैं। जो मानव का जो सबसे कमजोर वर्जन है, जो अभी 4 विषय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उसमें ये 5 चीजें दिखेंगी। वन, 2, 3, 4, 5। ये पूरा नहीं होता, इसलिए हम इसको हाफ कहते हैं। जो 4.5 क्रिया बार बार बोलते हैं, उसका कारण यही है। लेकिन 5 ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ऐसा हमने चित्र बना दिया। अब देखिए, जीवावस्था में ऐसा रहा, यहां पर यह हो गया। तो जीवनी क्रम में हुआ क्या? जीवनी क्रम में ये 4 क्रियाएं
विकसित हुई तब मानव शरीर को चलाने आया। तो जीवनी क्रम का रोल स्पष्ट हो गया, 1 से 5 तक पहुंचना। एक क्रिया तो हो ही रही है, 5 क्रिया तक पहुंचने के लिए जीवनी क्रम। तो इसके बीच में एक और आएगा कि जहां ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं 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 हो रहा है। तो ये जीव अवस्था में ये 2 ग्रेड आपको मिलेंगे। ये वाला ग्रेड वो है जो मानव के संकेत को समझ पा रहा है। इसमें 3 है, इसमें केवल 1 है, इसमें 5। तो ज्ञानावस्था में आया, इसको अपन कहते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है अल्प विकसित या अल्प जागृत। ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद मानव थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, यहां से 4 विषय को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, सुनेगा, सोचेगा, लोगों को देखेगा, धीरे धीरे उसमें और परिवर्तन आएंगे। तो एक और स्टेज आएगा जिसको अर्ध विकसित कह रहे हैं या अर्ध जागृत कह रहे हैं। इसमें और कुछ क्रियाएं एक्टिव हो जाएगी। तो ये है चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, ये साक्षात्कार, और ये संकल्प। इसको अर्धविकसित कह रहे हैं। ये क्रियाएं हो रही। मानव व्यवहार दर्शन में आप पेज 1 में अर्धविकसित अध्याय 17 में 142 होना चाहिए पेज, या शायद एक आध पेज आगे पीछे भी होगा, ये आपको मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है? चित्त का प्रत्यावर्तन हो गया है, बुद्धि का परावर्तन हो गया है। अभी बुद्धि का परावर्तन नहीं हो रहा है, बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, और आत्मा का भी ये प्रत्यावर्तन भी नहीं हो रहा है, परावर्तन भी नहीं हो रहा है। ये बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ। ये वाली एक स्टेज हमको दिखेगी। ठीक है, ये तो थोड़ी कुछ चर्चा करने की जरूरत है तो कर लेते हैं। तो ये जो क्रिया है, इसका नाम है, यहां पर जो नया चीज हुआ, अध्ययन बोध हो रहा है। ये क्रिया और ये क्रिया, ये दोनों जुड़ गई, जो पहले इसमें नहीं था। अल्प विकसित से अर्ध विकसित में क्या अंतर आया? साक्षात्कार भी हो रहा है और अध्ययन बोध भी हो रहा है। इसमें क्या था? 3 क्रिया, 5 हो रही है, इसमें 3 हो रही है, इसमें 1 हो रहा है। यह अर्ध विकसित है। बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, फिर अपन पूरा बात करेंगे। विकसित, इसमें 10 क्रियाएं, अनुभव, प्रमाण, बोध, माने अनुभव बोध।
हेलो। संकल्प, ये विकसित कह रहे हैं, इसकी 10 क्रियाएं जागृत हो गई। हेलो हेलो सर, जी, एक तो ये आप जो लिख रहे हो ना, वो ये लाइन से ही दिखाई नहीं पड़ता है, तो पीछे वालों को क्या दिखाई पड़ेगा? दूसरी बात, आप एक लेवल से दूसरे लेवल लिखते जा रहे हो, मगर उदाहरण ये लेवल से ऊपर जा रहा है, तो हमको पहले उसको उदाहरण के साथ समझाइए, बिल्कुल बिल्कुल बाद में दूसरा लेवल जाइए। बिल्कुल क्योंकि पहला ये लेवल समझ में नहीं आएगा तो दूसरा लेवल कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बराबर है। बिल्कुल 100%। बढ़िया। ये तो देखिए, इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, बोर्ड को थोड़ा सामने ला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, है ना, तो कर लेंगे उसको थोड़ी देर में। तो ये चीजें हो रही है। एक और आएगा, पूर्ण विकसित में क्या होगा। पूर्ण विकसित में क्या होगा, इसके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे। तो जीवावस्था में जो जीवनी क्रम है, सबसे पहले केवल मन का परावर्तन ही हो रहा है, जिसको अपन आशा कह रहे हैं या चयन क्रिया कर रहे हैं। बाकी क्रियाएं नहीं हो रही है जीवावस्था में। पहले भाग तो ये हुआ। तो जीवनी क्रम में होता क्या, थोड़ा सा और विकसित होता है, उसमें थोड़ी सी और क्रियाएं चालू हो जाती है, 2 क्रियाएं और चालू हो जा रही है, और इस आधार पर वो मानव के संकेत को ग्रहण कर पा रहा है। अल्प विकसित में ये 4.5 क्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो ये 4.5 क्रिया जिसको बोलते हैं वो विकसित हो रही है। माने मन के दोनों परावर्तन और प्रत्यावर्तन, वृत्ति के दोनों परावर्तन और प्रत्यावर्तन, और चित्त का केवल परावर्तन, ये 5 क्रिया क्रियाशील हो रही है। इसको हम कहते हैं अल्प विकसित मानव। इतना तो होता ही है, जो सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा उसमें इतना ही, इससे कम होगा ही नहीं, मिनिमम। इसके बाद अर्ध विकसित होता है, उसमें 2 और क्रियाएं जागृत हो जाती है। मानो चित्त का प्रत्यावर्तन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, और बुद्धि का परावर्तन होता है। दोनों एक साथ होंगे, कभी भी होंगे तो, और इसी को हम अध्ययन बोध कह रहे हैं। तो अर्ध विकसित से हम अल्प विकसित से अर्ध विकसित में ये 2 क्रिया स्पेशल हो जाती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 क्रियाएं और जुड़ गई है। तो ये 3 जुड़ा, इसमें ये 2 जुड़ा, इसमें ये 2 जुड़ा, इस ढंग से हम आगे आए। ये पूरा जागृति का रास्ता है। अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये शब्द, शब्दावली, ये चीजें आपके मन में बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, तब चर्चा कर पाएंगे, नहीं तो फिर सब मिक्स होता जाएगा। अभी 2-3 स्टेज और लिखा जाएगा। एक स्टेज तो हम लिखेंगे कि जिसको अपन कह रहे हैं कि प्रामाणिकता क्या चीज है। विकसित के बाद एक पूर्ण विकसित एक कैटेगरी है, उसको भी करेंगे। और साधना में अभी हम सोचते हैं कि समाधि होती है, तो वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग एक अनुमान लगाएंगे क्या होता है। तो फिर से निवेदन करूंगा, पहले हमने अस्तित्व दर्शन विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण को डिराइव किया, ब्रेन के फंक्शन और उसको कैसे जीवन नियंत्रित कर रहा है। अब जीवन विधि से कैसे विकसित हो रहा है, और उसके आधार पर भी हम आचरण तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
और इसके आगे वाले सत्र में फिर मानवतापूर्ण आचरण के डेप्थ में जाएंगे। जी भैया, दीदी। तो कल जो हमने दो शब्द आपने रखे थे, जागृत जीवन और जागृति पूर्ण जीवन, तो क्या जागृत जीवन जो अर्ध जागृत की स्थिति है उसी को हम बोल रहे हैं नहीं, कि पूर्ण ये जो विकसित है वही मानव व्यवहार दर्शन यदि किसी के पास हो है? तो पेज 142 में जो 1, 2, 3 ऐसे कुछ मिलेंगे, उसमें अल्प विकसित, अर्ध विकसित, विकसित, पूर्ण विकसित करके 3 कैटेगरी दी हुई है। उसके पहले वाले पेज के जो लास्ट लाइन में जीवावस्था जागृत है, उसमें केवल मन कार्य करता है, वृत्ति चित्त उपेक्षित रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो उसी को मैं इस तरह से बड़े रूप में लिख रहा हूँ, मेरे मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो पुस्तक में लिखा है उसी के कुछ कुछ पार्ट को लिख रहा हूँ। पूरी चीजों को तो लिख नहीं सकते इतने कम समय में, और न मुझे उतना सब याद भी है ना। तो भैया बैठ के बोलो। नमस्ते। अब तक जो आपने समझाया उसमें जो मैं समझा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो प्रत्यावर्तन और परावर्तन की जो क्रियाएं आपने ये सभी अर्ध विकसित या अल्प विकसित और उसमें जो बताई, तो क्या ये परावर्तन है वो बीच में से ये शुरू होता है? क्योंकि वैसे तो अनुभव मूलक परावर्तन क्रियाएं हैं, अनुभव मूलक, और ये है अध्ययनगामी, ये अनुभवगामी है। तो अनुभव मूलक जो क्रियाएं हैं वो नीचे जो परावर्तित होती है वो बीच में से भी हो सकती है, मतलब अनुभव से पहले नहीं हो सकती। अब अनुभव के पहले अनुभव मूलक होगा कैसे? अनुभव होने के बाद उन क्रियाओं को अनुभव मूलक बोलेंगे। नहीं तो अभी आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो मन में दो हुआ, हाँ, प्रत्यावर्तन और परावर्तन दो क्रिया हो गई, हाँ। तो ये दो क्रिया कैसे हो गई? जीवनी क्रम में चलने के बाद मानव की इतनी क्रियाएं जागृत हो जाती है। क्या क्या? आशा, विचार, इच्छा, मतलब ये जो 5 क्रियाएं हैं विकसित होती तभी मानव शरीर को चला पाता है। तो जो सबसे कमजोर का मतलब है सबसे बुद्धू मनुष्य वो है जिसकी कम से कम ये 5 क्रियाएं चालू है। वो कैसे हुई है? जीवनी क्रम में चल के ही हो गई है, और हम 5 क्रिया के साथ अब सब लोग यहां पर हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 10 तक पहुंचे। पूरी मानव जाति जब से धरती पर है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि 5 से 10 तक पहुंच जाए। पूरा जो शोध अनुसंधान कुछ भी हो रहा है उसका अंत तो वही है कि वहां जाना है, वो डेस्टिनी है हमारी। तो अब उसके लिए कुछ स्टेप मध्य दर्शन ने बताए हुए हैं। 5 वाला भी बताया है, उसके बाद अर्ध जागृत में 7 वाला बताया है, उसके बाद जागृत में 10 वाला बताया। अब हम यहां से वहां जाएंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। पर पहले ये माइलस्टोन है, ये एक बार तय हो जाए। माइलस्टोन तय नहीं होगा तो आगे जाने में हमको हिचकिचाहट होगी, वो आगे है कि नहीं, हमको यही डाउट होगा। जैसे जीवावस्था में यदि मन का परावर्तन नहीं होगा, मतलब आशा यदि एक्टिव नहीं होगी, चयन क्रिया नहीं होगी, तो जीवन शरीर को स्वीकारेगा कैसे? मेधस तंत्र में संकेत देगा कैसे? जीवन मेधस तंत्र में संकेत देगा, उसका नाम ही है मन का परावर्तन या आशा या चयन क्रिया। उस क्रिया के द्वारा मेधस तंत्र में संकेत देता है। तो जीवावस्था का जो मिनिमम है वो इतना ही होगा। जीवन शरीर को चला रहा है, वास्तव में चला नहीं रहा है। कल हमने देखा कि मेधस तंत्र के अनुसार शरीर चल रहा है, उसके वो समर्थन में मजबूरी में उसको हाँ हाँ करना पड़ता है, वो ना कर ही नहीं सकता। भूख लगेगी उसको खाना ही पड़ेगा। मनुष्य में भूख लगेगी नहीं खाएगा, उसकी इच्छा है, उसकी स्वतंत्रता है। जीवा में स्वतंत्रता नहीं है। तो ये परावर्तन क्रिया यदि नहीं होगी तो जीवन शरीर को चला ही नहीं पाएगा। वैसे ही मानव में ये तीनों हो रहे हैं, माने मन के दोनों, वृत्ति के दोनों और चित्त का परावर्तन, चित्रण इसको क्रिया करना। ये 5 एक्टिव हैं। ये एक्टिव होने से हमने सैटेलाइट छोड़ दिया है, हमने घर बना लिया है, हमने कंप्यूटर बना लिया,
हमने गाना संगीत बना लिया, सिनेमा बना लिया, बहुत सारी चीजें कर ली। इसकी ये महिमा है 4.5 की। अब सोचिए 10 होगा तो क्या होगा, है ना। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। हेलो। हाँ, हाँ बाबा जी को जैसे संयम विधि से साक्षात्कार और अनुभव हुआ तो उन्होंने सबसे पहले किसको बताया, ऐसा मेरा प्रश्न है। बहुत स्पष्ट नहीं, वही बात फिर बोल दीजिए। बाबा जी को जैसे संयम विधि से साक्षात्कार और अनुभव हुआ हाँ। तो उन्होंने सबसे पहले किसको उनका प्रमाण बताया। बहुत बढ़िया, थोड़ी देर में आऊंगा, पहले ये क्लियर हो जाए ना, इसके बाद समाधि वाला भी लिखूंगा, संयम वाला भी लिखूंगा, तो बढ़िया आपको कंपेयर करके मिलेगा कि क्या हो रहा है। भैया जी अर्ध जागृत में बुद्धि का परावर्तन होता है ऐसा बताया ना, हाँ। तो उसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में बता सकते। अध्ययन बोध होता है। अध्ययन बोध का मतलब एक ऐसा बोध है, ऐसी समझ हो जो कभी भी नहीं बदलेगी। आचरण के रूप में क्या दिखेगा। सामाजिक नियम समझ गया, प्राकृतिक नियम समझ गया, बौद्धिक नियम समझ गया है। अभी मानव जाति सामाजिक नियम समझी कि नहीं है। कल हमने बहुत चर्चा किया, स्वधन समझ में ही नहीं आया है, स्वनारी स्वपुरुष समझ में नहीं आया। उसका एक एक्सट्रीम है विवाह नहीं करना है, उसका एक एक्सट्रीम है पूरे दुनिया में जितने हैं उतने के साथ विवाह करना है। इनके बीच में घूम रहा है आदमी। फीमेल है तो सोचती पूरे, मेल है तो सोचता है पूरे। ये एक्सट्रीम, ये पागलपन है, और मिनिमम है कि करना ही नहीं, इसके बीच में घूम रहा है। वैसे ही स्वधन भी डिसाइड नहीं हुआ है, इतना चाहिए, पूरी दुनिया भी कम है। कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिसको धरती कम लग रही, बाहर से सोना लाएंगे, अभी सोच रहे हैं। अभी लोग शोध कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी के जो सौर मंडल में कितना सोना पड़ा हुआ है, उसको लाएंगे कैसे, पता है कि नहीं आपको। पृथ्वी के बाहर ये जो 9 ग्रह के अलावा भी छोटे छोटे कुछ टुकड़े घूम रहे हैं, उसमें ढूंढ लिया कि सोना है यहाँ, उसको लाएंगे कैसे सोच रहे। तो यहाँ मन नहीं भरा, और ये भी उम्मीद है कि मान लो यहाँ मन नहीं भरा तो सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे, वाइजर छोड़ के रखे हुए हैं, वो ढूंढेगा, वहां से हम लूट के लाएंगे। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। जीवन जब मनुष्य शरीर को चलाता है तभी इसमें जो ये 4.5 क्रिया होती है, उसमें जैसे बोला आपने कि सबसे जो बुद्धू होगा तो शायद उसमें मन है वो प्रधान रूप से एक्टिव है, फिर वृत्ति में ज्यादा एक्टिव होगा। जैसे हम अभी शायद बोल सकते हैं कि यहाँ जो भी उपस्थित है तो अभी हम वृत्ति में ज्यादा है, प्रधान रूप में है। अभी जो है कम से कम ये 5 है ही। हाँ 4.5 में है, पर मतलब अभी इस क्षण पे ज्यादा प्रधान रूप से वृत्ति में, क्योंकि विश्लेषण विचार के उसमें ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, ये बोलना तो मुश्किल है। देखिए चित्रण, एक व्यक्ति गाना गा लेता है, मुझसे बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन मुझसे कोई एक चीज बनती है जो गाने वाले से नहीं बनता है। एक व्यक्ति डांस कर लेता है, मुझे नहीं बनता है ना। मुझे मिट्टी खोदना बनता है, उससे नहीं बनता है ना। कोई व्यक्ति और साइकिल चला लेता है, गाड़ी चला लेता है, मुझसे वो नहीं बनता। कोई कंप्यूटर चला लेता है। तो लोगों के अलग अलग प्रकार के चित्रण डेवलप हैं। अभी ऐसा मतलब कैसे अभी 4.5 क्रिया में कि उसमें हम इवोल्यूशन की जर्नी में है, तो वो इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि हम ज्यादा भी प्रधान रूप मन की स्थिति में है कि वृत्ति में है, चित्त में है, तो और आगे जाना है तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए आप लोग सब 4.5 में, मेरा ऐसा नहीं कहना है ना। हो सकता है कोई 5 में हो, कोई 10 में हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो भी 4.5 में है ना, उसमें क्या है, चित्रण हो रहा है। प्रॉब्लम कहां है, वो आदमी प्रीहित लाभ में ही जी रहा है। न्याय धर्म सत्य को डिफाइन कैसे कर रहा है, प्रीहित लाभ के एक कॉम्बिनेशन को मैं न्याय बोलता हूं, आप दूसरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ये तीसरे को, वो चौथे को। उसी को हम धर्म बोलते हैं, उसी को हम सत्य बोलते हैं। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि होते हुए भी चूंकि साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए प्रेरित लाभ के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए इतने वैरायटी के लोग अभी हैं। तो हम सभी में ये 5 हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन मेरा अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग। नमस्ते भैया। जी भैया इधर
भैया आप कोई एग्जाम्पल लेकर कोई हर एक जना कौन से स्टेट पे है वो समझा सकेंगे क्या? कि समझो कोई ट्रिगर आया और मुझे गुस्सा आया तो मतलब मैं मन के स्टेट पे हूँ, मेरा परावर्तन है उसमें, मैं विश्लेषण करती हूँ तो नहीं, मिनिमम देखिए, आप नहीं, मैं भी नहीं, मिनिमम कोई मनुष्य है आज इस धरती पर, उसका ये पांचों एक्टिव है। उसमें अंतर क्या है? मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, इनका म्यूजिक अच्छा है, उनका डांस अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका लॉ अच्छा है। क्यों? हमने वहां ज्यादा समय लगा, ज्यादा बढ़िया चित्रण हुआ है, बाकी में लगाया नहीं, कम चित्रण है। ये एक अंतर है हर प्रकार के मनुष्य में, पहला है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? प्रीहित लाभ के एक कॉम्बिनेशन मेरा है, आपका दूसरा है, इनका तीसरा है, उनका चौथा है, उनका पांचवा है, ऐसे करोड़ों कॉम्बिनेशन प्रीहित लाभ के बने हुए हैं। अभी ये वैरायटी हम सभी उतने ही हैं, हम सभी मतलब ये जो 4.5-5 वाले जितने भी हैं अल्प विकसित, सब बराबर विकसित हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। अब मैं मान लेता हूं कि क्रिकेट खेलने वाला ज्यादा अच्छा होता है, क्रिकेट करने वाला बोलता है कि डांस करने वाला ज्यादा होता है, डांस करने वाला होता है कि जो मंच पे आश्वासन देता है वो ज्यादा बड़ा है ना। एक लोगों को बोलता है कि मैं ज्ञान करा दूंगा, लोग उसको भी बड़ा मानते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। जो विकसित है उनका व्यवहार वही रहेगा, पर उनका जो रीजन है वो करने के लिए वो कुछ और हो सकता है जो हमें नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं, विकसित का व्यवहार भी अलग रहेगा, व्यवसाय भी अलग रहेगा, विचार भी अलग रहेगा, अनुभव भी अलग ही है। एक कैसे हो सकता है? कुछ एक जैसे हैं, जैसे मैं भी खाना खाऊंगा, अल्प विकसित भी खाना खाएगा, अर्ध विकसित भी खाना खाएगा, विकसित भी, पूर्ण विकसित भी, वो भी कपड़े पहनेंगे, वो भी कपड़े पहनेंगे, वो भी सोएंगे, वो भी सोएंगे। इस जगह तो सब में समानता है। अब विकसित ज्यादा अच्छे से चलेगा, अर्ध विकसित कम अच्छे से चलेगा, ऐसा नहीं है। यदि विकसित है, पैर टूट गया तो भी वो जैसा पैर टूटा वाला चलता है वही ऐसे ही चलेगा, है ना। ये तो शरीर की स्थिति है ना, पैर टूट गया या आंखों से नहीं दिख रहा है या कानों से नहीं सुन रहा है, शरीर की स्थिति है। वो विकसित की भी हो सकती है, अविकसित की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो हम शारीरिक कार्यक्रमों से इसको अनुमान नहीं लगा सकते, आचरण के द्वारा लगा सकते। इस आचरण को समझेंगे। क्या एक आचरण है, 4 विषय को कैसे नियंत्रित किया, उसी आधार पर विकसित अविकसित का होगा पहचान। अब मेरे 2 करोड़ चेले हैं, इसलिए मैं ज्यादा विकसित हूं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। भैया मेरा प्रश्न पूजा दीदी ने जो पूछा उससे रिलेटेड ही है कि जो भी जैसे चयन से लेके आपने पूरी जो 10 क्रियाएं बताई, तो उसमें हर एक का फंक्शन क्या है, उसको एग्जाम्पल से, एक जीवन से रिलेट करके कैसे देख सकते हैं कि ये जीवन ने ये ऐसा किया तो ये 4.5 क्रिया में है, इसने किया तो ये 10 क्रियाओं में है। उसका फंक्शनिंग और एग्जाम्पल जीवन से रिलेट करके कैसे समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पर चर्चा हुई होती है पहले ही। जैसे चयन क्रिया माने क्या, मान लीजिए मुझे कोई पूछता है चाय पियोगी कि कॉफी, तो उसके जब से वो मुंह खोला चाय या कॉफी बोलने के पहले मैंने चयन कर लिया कि मुझे तो कॉफी पीना है, लेकिन मैं वेट करूंगा कि आपका सेंटेंस पूरा हो, है ना, उसके बाद बोलूंगा भैया कॉफी पिला दीजिए। तो चयन क्या है? मुंह से बोला वो चयन नहीं है, मुंह से बोला वो चयन नहीं है, उसके काफी पहले चयन हो चुका है। क्यों मैं कॉफी पीऊंगा, चाय क्यों नहीं पीऊंगा? मेरे पास आस्वादन बहुत सारे रखे हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि इससे मैं कॉफी में ज्यादा मजा आएगा, तो आस्वादन के आधार पर मैंने चयन किया। इस ढंग से सारी चीजों को कर लेंगे, है ना। यहां पर आप लोग मुझे जो खिलाएंगे कैसे बहुत बढ़िया बना है, बारात में जाऊंगा बोलूंगा नहीं ऐसा ही लाओ, क्योंकि बारात में हम उसी में जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, यहां हम खाने आए नहीं है। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम साथ में बैठे हैं भैया, वो सब चीजें थोड़ा कम ज्यादा होगा चलेगा, ये हॉल के जो कार्यक्रम है आप सब लोग इतना समय दे के आए हैं वो हाई क्वालिटी का हो, वो थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा, है ना, ये उद्देश्य होता है।
तो इसी रूप में ये पता चल सकता है, इससे अधिक वर्णन मुश्किल होती है, हर व्यक्ति को फिर अलग अलग करना होगा। भैया भैया जो अर्ध जागृत वाला है, तो आपने बोला बुद्धि का परावर्तन होता है, तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन के बिना परावर्तन होगा? आप सबसे पहले वन में देखिए, एकदम फर्स्ट जो लिखा है उसमें मन के प्रत्यावर्तन के बिना मन का परावर्तन हो रहा है। अल्प विकसित को देखिए, चित्त का परावर्तन हो रहा है, चित्त का प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी है ना, क्योंकि जैसे ही प्रत्यावर्तन होगा, मान लीजिए मन का प्रत्यावर्तन हुआ, वो प्रमाण कब आएगा? जब तक वृत्ति का परावर्तन से वो नहीं मिक्स होगा तब तक उसका प्रमाण ही नहीं हुआ कि परावर्तन हुआ कि नहीं, प्रत्यावर्तन हुआ कि नहीं। तो मन का परावर्तन तब प्रमाणित, मन का प्रत्यावर्तन तब प्रमाणित होगा जब वृत्ति का परावर्तन हो। तो वैसे ही मन का परावर्तन तब प्रमाणित होगा जब शरीर मिले। जब मान लीजिए किसी जीव अवस्था का शरीर समाप्त हो गया, उसका मन का परावर्तन हो पा रहा है क्या? प्रमाणित ही नहीं हो पा रहा है। मन के परावर्तन को प्रमाणित होने के लिए मेधस्तंत्र चाहिए, उसके बिना मन का परावर्तन प्रमाणित ही नहीं है। वैसे ही मन के प्रत्यावर्तन के लिए वृत्ति का परावर्तन चाहिए, तभी वो प्रमाणित होगा। इसीलिए आप देखिए, पहले में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है भैया? ये परावर्तन और वो थोड़ा क्लियर करो ना, अभी कंफ्यूजन है। इसमें एक हायरार्की पहले से तय है कि आत्मा सबसे विकसित, उससे कम बुद्धि, उससे कम चित्त, फिर वृत्ति, फिर मन, और यदि लेंगे तो मेधस्तंत्र और कम विकसित, या आत्मा से और सूक्ष्म है वो व्यापक। ये हायरार्की है। तो अपने से अधिक सूक्ष्म के प्रति जो जा रहा है उसको नाम है प्रत्यावर्तन। अपने से कम विकसित की तरफ जो जा रहा है उसका नाम है परावर्तन। यहां मेधस्तंत्र लिखा हूं तो यहां व्यापक भी लिख देता हूं। तो व्यापक की तरफ जाने वाली हर चीज को हम प्रत्यावर्तन बोलेंगे, मेधस्तंत्र की तरफ जाने वाली हर चीज को परावर्तन बोलेंगे। ये परावर्तन है, ये प्रत्यावर्तन है। वैसे मन वृत्ति की तरफ जा रहा है, यह प्रत्यावर्तन है। वृत्ति चित्त की तरफ जा रहा है, चित्त बुद्धि की तरफ, बुद्धि आत्मा की तरफ, आत्मा व्यापक की तरफ, इसको प्रत्यावर्तन बोल रहे हैं। और आत्मा बुद्धि की तरफ, बुद्धि चित्त की तरफ, चित्त वृत्ति, वृत्ति मन, मन शरीर की ओर, इसको परावर्तन बोल रहे हैं। जी बताइए। भैया काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि विकास क्रम के बाद जब विकास हुआ, गठन पूर्ण परमाणु हुआ, तो उसमें कैसे मन से शुरुआत हुई परावर्तन से, फिर उसके बाद मेधस साथ साथ में विकसित होता गया। क्या बोला? आखिरी वाक्य क्या बोले? मेधस भी साथ साथ में विकसित हुआ है। जी हाँ। और साथ साथ में जीवन परमाणु में ये मन से वृत्ति से चलित, वृत्ति तक का, वृत्ति के बाद चित्त, ये जो आपने हायरार्की बताया या फिर माइलस्टोन्स बताया, और उसमें जीवनी क्रम भी आपने वो बताया। तो मानव और जीव के बीच में जो जीवन के अंदर हो रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये काफी अच्छे से जो भी आपने वो एरोज करके बताया है, तो अलग तरीके से बताया पर अच्छे से दिख रहा है। अभी इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा ताकि ये न्याय धर्म सत्य समझ में आ जाए, वो आचरण में आ जाए, तो फिर ये अर्ध जागृत और उससे फिर विकसित की तरफ की गति दिख रही है। बराबर? थैंक यू। है ना? जी भैया, लास्ट में जब आत्मा में प्रत्यावर्तन होगा तो फिर वो कहाँ परावर्तित होगा? अभी जैसे हम अभी बता रहे हैं उस हिसाब से आत्मा में प्रत्यावर्तन होगा तो क्या परावर्तित होगा? आत्मा का परावर्तन होगा।
इसी को प्रामाणिकता बोल रहे हैं या प्रमाण बोल रहे हैं। भैया, तो वो जो बुद्धि का खाली परावर्तन हो रहा है, तो एक स्टेज बीच में आत्मा खाली परावर्तित हो रही है, ऐसा स्टेज नहीं आता? हाँ, आत्मा प्रत्यावर्तन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। केवल एक ही जगह लिखा है मध्य दर्शन में, और उसको मैंने कम से कम 100 बार पूछा भी है बाबा जी से, है ना, कि जैसे ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है वैसे ही आत्मा का भी प्रत्यावर्तन हो जाता है। बाकी सभी में बहुत लंबा समय है। जैसे हमारा चित्त का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है, चित्त का परावर्तन हो चुका है, पता नहीं 10, 20, 50 शरीर ले चुके होंगे। चित्त का परावर्तन तो हो ही रहा है, प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके पहले 5-10 शरीर यात्रा या 50 शरीर यात्रा करके आए, इसमें इतना समय लग रहा है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन के साथ आत्मा के प्रत्यावर्तन में कोई समय नहीं लगता। ये बात मध्य दर्शन में लिखी हुई है, अध्याय 17 में 3 अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है ना, पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और फिर हम लोगों ने तो मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा हुआ है इस पर, क्योंकि ये वाकई में जैसे आपको स्ट्राइक किया हमको भी किया होगा ना। तो इसलिए ऐसे जगह पर हम लोग को सौभाग्य था बाबा जी के पास रहने का, इसलिए हमने उसको बहुत बार पूछा, बहुत प्रकार से पूछा, घुमा फिरा के पूछा। और भैया, ये अपने जो सामाजिक नियम 3 ऐषणा, लोकेशणा और प्रामाणिकता, तो जो बाबा जी बोल रहे 13 डिजिट में जो ज्ञान बोल रहे हैं, तो उसमें 4 विषय, 5 संवेदना, फिर 3 ऐषणा और उपकार, तो अपने ये खाली संवेदना वाला पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं लिखा, 4 विषय ही संवेदना के साथ मिलके है। 4 विषय को नियंत्रित करना माने ही 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करना है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है ना। 4 विषय होगा तो 5 संवेदना होगा मानव में। जी भैया, मतलब मैथ्स तंत्र जिस हिसाब से विकसित होगा उस तरह से जीवन परमाणु व्यक्त होगा, कि जीवन परमाणु में भी कोई बदलाव आता है, जैसे जीवनी क्रम है, फिर मतलब आगे जागृति क्रम जागृति है। अल्प जागृत से पता चलता है कि जिस हिसाब से हम न्याय धर्म सत्य में जैसे सिद्ध होते जाते उस हिसाब से आगे की क्रिया शुरू होती है। पर तब तक तो यही है ना कि मेधस से वो व्यक्त होता है, तो मेधस अगर विकसित होगा तो उस हिसाब से वो 4.5 क्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब उसमें कुछ जीवन परमाणु में कुछ मतलब बदलाव नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना। जीवावस्था और मानव में जब देखेंगे तो दोनों जगह अंतर हुआ है। जीवन की मानव में 5 क्रिया मिलेगी कम से कम, और मेधस तंत्र भी विकसित मिलेगा। तो जीवावस्था और मानव में बिल्कुल क्वांटम जंप है। मेधस तंत्र में भी समृद्धि मेधस से समृद्धि पूर्ण मेधस हुआ, जीवन में भी 5 क्रियाएं आ गई, तो दोनों जगह विकास हुआ। तो वो मेधस की वजह से हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है? मतलब मेधस विकसित होने से वो 4.5 क्रिया व्यक्त हो रही है ऐसा नहीं है? बिल्कुल। अभी भौतिकवादी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आचरण जो है मेधस के विकसित होने के कारण है। मानव का जो आचरण है, मानव का मेधस विकसित है इसलिए आचरण है। कौन से आचरण को करते हैं? जो ज्यादा लूट लिया वो कहते हैं कि ज्यादा विकसित मेधस है ना। जो ज्यादा लोगों को धोखा दिया वो ज्यादा, यही तो उनका टेस्ट है और कुछ नहीं है। उसको उस जगह नहीं आ पा रहे कि विकसित का आधार क्या है? संतुलन है। माने विकसित जिन्होंने 4 विषय को नियंत्रित किया वो विकसित है, ये नहीं माना जा रहा है। जिसने 4 विषय का ज्यादा मजा लिया, 5 संवेदना का ज्यादा मजा लिया, वो ज्यादा विकसित अभी ये चल रहा है। अभी कौन विकसित है? जो 4 विषय और 5 संवेदनाओं को ज्यादा भोग रहा है वो ज्यादा विकसित है। ये पूरी दुनिया में छिपा हुआ है, बोला जा रहा है। सभ्य समाज मुंह से बोलता नहीं है, मन में वही सोचता है। सभ्य समाज का मतलब क्या है? मुंह से नहीं बोलेगा पर मानता वही है। भाषा का आविष्कार क्यों हुआ? अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। एक बड़ी स्टडी हुई, उसमें यह पाया गया कि भाषा का उपयोग भाव को छुपाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। आप मेरे पास आते हैं, मैं चेड़ता हूं बहुत, कहाँ आ गया, लेकिन मुझसे बोलता है ये बहुत मजा आ गया, आपको मैं याद ही कर रहा था। तो मानव जाति भाषा का उपयोग भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं कर रही है,
भाव को छुपाने के लिए कर रही है, वैसी भाषा भी बना हुआ है। यह है अमानवीयता। भैया, अब बाबा जी को हम विकसित मानव के रूप में देख रहे हैं, तो बाबा जी के आचरण में और जो नॉर्मल जो दूसरे लोग के आचरण में आपने क्या फर्क देखा है? देखिए, दिव्य मानव भी खाना खाएगा, कपड़े पहनाएगा, नहाएगा, सोएगा, इस तरह पे होगा। आचरण में क्या देखना है? 4 विषय और 5 संवेदनाओं को कैसे नियंत्रित किया, ये ही देखने की चीज है। 4 विषय और 5 संवेदनाओं को कैसे नियंत्रित किया, तो प्रामाणिकता दिख रही है कि नहीं? क्या प्रामाणिकता को देखने के लिए मेरी दृष्टि है? हम क्या देख रहे हैं? विकसित कौन है? जो ज्यादा 4 विषय और 5 संवेदना में जिया है। मैं वो कल्पना लेके जाता हूं, देखता हूं कि उनका तो कुछ भी नहीं है उनके पास, बड़ा निराश होकर आता हूं। जो व्यक्ति ये देखने जाएगा कि ये दिव्य मानव है तो ज्यादा 4 विषय और 5 संवेदनाओं का मजा ले रहा होगा, वो तो बहुत निराश होकर वापस आएगा, कुछ विकसित नहीं बोलेंगे। तो पहले माइंडसेट चाहिए कि हम किस आधार पर मूल्यांकन करें। अब विकसित का मूल्यांकन क्या है? ज्यादा लोगों को मार सकता है, पूरी दुनिया को डरा सकता है, बहुत सारे चेले बना सकता है, ये विकसित का मॉडल है ना। अभी हमारा विकसित का पहचान का आधार क्या है? जिसके ज्यादा शिष्य वो विद्वान, वो अनुभव संपन्न, जिसके पास ज्यादा हथियार वो विकसित, अनुभव संपन्न। अभी यही हमारी मान्यता है। इस मान्यता से दिखेगा ही नहीं कुछ भी। एक्चुअली अध्ययन का मतलब है ये मान्यता बदलना। ये जो परिमार्जन कह रहे हैं, परिमार्जन यही है कि ये मान्यता बदले कि विकसित क्या है। तो विकसित वो है जिसने 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित कर लिया। उसके लिए ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं, वो विकसित है। पहले यदि ये मन बन जाए तो अध्ययन होगा, ये मन नहीं बनाए तब अध्ययन नहीं होगा। यदि कोई सोचता है कि ज्यादा एक शिविर करके मैं ज्यादा 5 संवेदनाओं का भोग कर पाऊंगा, तो उल्टा होगा। कुछ समय के लिए तो उसको दुख ही होगा कि क्या बताऊं, पहले कुछ था वो भी चला गया। एक कहावत है ना राम मिली ना माया, तो शुरुआत में ऐसी होगा। जी भैया, न्याय धर्म सत्य दृष्टि का उदय अध्ययन बोध से शुरू होता है, ऐसा बोल सकते हैं? अध्ययन बोध से न्याय धर्म सत्य दृष्टि का उदय होता है। ठीक है। उसके पहले का एक स्टेप और होगा, बोध के पहले वाला, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे इस सत्र के बाद। पहले ये चीजें सेट हो जाए, एक फाउंडेशन बनाते हैं ना, उसके बाद बढ़िया डिस्कशन होता है। तो ये फाउंडेशन बनाने वाला काम चल रहा है। भैया, ये जो तीनों कैटेगरी है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित, ये तीनों में मेधातंत्र का की जो रचना है, इसमें कोई फर्क नहीं है? नहीं है, नहीं है, यही अंतर है। अभी भौतिकवादी यही कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि मेधस विकसित होने से ऐसा आचरण है। ये सही है जीवावस्था और ज्ञानावस्था के तक। ज्ञानावस्था में विकसित होने के लिए मेधस तंत्र में और कोई भी विकास नहीं होगा, केवल जीवन में विकास होगा। जीवन में विकास होने का मतलब है कि 4 विषय और 5 ज्ञान संवेदना का मूल्यांकन कर पाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है। ब्रह्म माने क्या? 4 विषय और 5 संवेदना को हाई वैल्यू देना। जो व्यक्ति इसको जितना हाई वैल्यू दे रहा है उतना भ्रमित है। जैसे हम ज्ञानावस्था को सबसे कम वैल्यू दिए हैं, सोना, हीरा, बम, इनको हाई वैल्यू दिए हुए हैं। तो अभी मानव जाति एटम बम को हाई वैल्यू दिया है। देखो ना, कुछ देश तबाह होने को तैयार हैं, लेकिन एटम बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। अभी गिरे हुए। तो फिर ये फर्स्ट कैटेगरी में से सेकंड कैटेगरी में जाने की कोई जोरदार चाबी तो होगी ना कोई? नहीं, प्रश्न नहीं, एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी में और दूसरी कैटेगरी में से तीसरी कैटेगरी में जाने के लिए क्या कीज है?
मानव में अल्प विकसित से पूर्ण विकसित तक जाने की क्या विधि है, इसके बाद करेंगे। पहले ये वाला एक हम इस पर सहमत हो जाए, फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। थैंक यू। भैया, जंगल युग से अभी तक में ब्रेन में डेवलपमेंट है? जंगल में, जंगल युग से जब मानव आया तब से अभी तक में ब्रेन में डेवलपमेंट है कि? ब्रेन में उस प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो जीवन को, जागृति को प्रमाणित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस विधि में कोई अंतर नहीं आया। ब्रेन का जो भाग ज्यादा कार्य लिया जाता है वो थोड़ा सा डेवलप होता है। जैसे मैं हाथ को ऐसे से करूंगा तो हाथ की मसल बन जाएगी, ऐसे झुकते रहूंगा तो पेट की मसल्स बन जाएगी, ये होगा। तो वैसे ब्रेन के जिस पार्ट को आप ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, पर उससे जागृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न भैया, उत्तर पहुंचा? तो भैया घड़ी जी, ये जो 4 विषय का जो है वो अभी जो अध्यात्म वाला जो कर रहे हैं उसमें भी वो कंट्रोल रहता है, तो उसमें और ये मध्यस्थ दर्शन में कैसे डिफाइन अलग कर सकते हैं? भैया बढ़िया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, एक बार फिर। ये जो 4 विषय का जो नियंत्रण का बोल रहे हैं, समझ में आया? नहीं किसी मतलब मेरे पास वो ठीक से मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आवाज को आपके। हाँ। इसी में काम चला लेते हैं। नहीं, समझ में तो आ रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है थोड़ा बहुत जी। हाँ, ये जो 4 विषय का जो कंट्रोल का बोल रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो जो अभी जो आदर्शवाद जो चल रहा है उसमें भी वो है, और मध्यस्थ दर्शन में जो आप कह रहे हैं तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके बाद वाले सत्र में जो आऊंगा तो उस पर भी चर्चा करूंगा। बिल्कुल सही है, मैंने नोट कर लिया। भैया ये एलियन की जो बोलते हैं कि देयर इज लाइफ दूसरे प्लेनेट पर, एलियन का जो भी प्रूफ मिला है, तो वो कौन सी अवस्था में होते हैं? यानी उनको भी एक बॉडी होता है, शेप होता है? वो जो एलियंस की बात होती है जो अपनी प्लेनेट पे दिखते हैं, जो और प्लेनेट्स से जो प्रूफ भी मिला है कि देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लेनेट्स आल्सो, सो वो कौन सी अवस्था में होते हैं वो लोग? समझ में नहीं आया, प्रश्न नहीं समझ में आया। वो ये पूछ रहे भैया कि एलियन होते हैं जहाँ पे, हाँ। तो उनकी स्थिति अवस्था कौन सी कैसी होती होगी इसमें से? इधर के थोड़ा सा आगे ये मध्यस्थ दर्शन निपट जाए, है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ जी, अभी चाय के विराम का अथवा केवल विराम का घोषणा